आपका सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन सा था आउट ऑफ एवरीथिंग यू हैव डन? या हर दिन आप मिलिटेंट्स लाइफ मिलिटेंट्स ढूंढ रहे हैं, आप उनके पीछे जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं लगता है कि पॉसिबल है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ट्रेनिंग और जितने भी आप ट्रेनिंग कर लीजिए, जब तक एक्चुअल गोलियां नहीं चलती हैं आपकी तैयारी कम है, अधूरी है। कभी मिलिटेंट्स आमने सामने बैटल लाइक हुआ है? AK-47 के फायर से ग्रीट किया, हेलो हाउ आर यू। हमने भी जवाब दिया उसको, आई एम गुड थैंक यू। आप वो छोटी टुकड़ी जो दुश्मन के एरिया में ऑपरेट करना, सब तरफ से आप सराउंडेड हैं, आपको पता भी नहीं है हाउ द ड्रोन्स आर ट्रैकिंग यू। इफ देयर इज अ एरिया, एक स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी घूम रही है, ऊपर से ड्रोन आएंगे, सीधा दे विल डिटेक्ट। कब तक आप छुप करके रहेंगे? क्या दुश्मनों के दिमाग में भी ये सेम खौफ इंडियन मिलिट्री के लिए है या इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए है? बिल्कुल। और आपको ये कब रियलाइज हुआ? व्हाट्स दैट वन फियर एक स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर को होता है? वो फियर क्या है? सबसे ज़्यादा जो खटकता है या जो चुभता है, वो फेल्ड ऑपरेशन। कि मुझे एक दिन मौका मिलेगा जिसमें सारे कैमरास मेरे ऊपर होंगे, साउंड कैमरा एक्शन, और आई एम अनेबल टू डिलीवर। दैट्स द बिगेस्ट फियर दैट इज। हैव यू सीन एनीवन गेटिंग शॉट इन फ्रंट ऑफ यू? यस, एंड आई नो फॉर श्योर दैट यू हैव बीन शॉट। आई हैव बीन शॉट। मिलिट्री के जो लोग होते हैं उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जब इट्स वेरी सैड व्हेन यू हियर कि योर कलीग और समवन हैज़ पास्ड अवे, शहीद हुए हैं? और उससे बुरा नहीं हो सकता है। इट इज़ व्हेन आई वाज एन आई वाज अ कॉपल, एंड हमारे एक फर्स्टमर ने सुसाइड कर लिया था, एंड ही वाज अ फौजी सन। वेरी डिफिकल्ट, and I can't explain actually. And I'm getting goosebumps right now. Hey guys, welcome back to another episode of Appraisers podcast. And आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल कौशल कश्यप, जो कि एक एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं एंड एक NSG ब्लैक कैट कमांडो रह चुके हैं। हमारे साथ वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, जैसे कि मिलिटेंट एनकाउंटर शेयर करने वाले हैं, ऑपरेशंस की कुछ कहानियाँ, बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानियाँ वो शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं या आपको इन जनरल डिफेंस की बहुत सारी बातों में दिलचस्पी है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मदद मिलती है हमें एंड बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग आपकी तरफ बहुत सारे एपिसोड आपके लिए लेके आते रहें। सो with that said, let's start with today's episode. Colonel sir, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच वंदित and your entire team. Glad to be here. I have heard a lot of stories from your podcast. I have heard a lot about you. So आज का podcast का मोटिव मेरा ये था कि जो stories आपने बताई हैं, I wanted to listen to it first hand from you, and audience भी शायद इसी का वेट कर रही है कि आप उनको वो ढेर सारी जो शेयरिंग्स एंड नॉलेज है ना, वो आप बता पाओ। एंड प्लस हमारे कुछ ऑडियंस में एस्पिरेंट्स भी हैं जी, जो आप जिस करियर में हो वहाँ तक वो पहुँचने का ड्रीम करते हैं, तो उनके लिए एक रियलिटी मैं चाहता हूँ आप उनको एक पिक्चर दो कि ये रियलिटी है। सो स्टार्टिंग ऑफ सर, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहता था पूछने के लिए कि आपकी सबसे टफेस्ट पोस्टिंग कहाँ की थी, जो आपके लिए सबसे टफ थी? टफ सही वर्ड है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम तो ढूंढते ढूंढते निकले थे टफ। मैं क्या, कितना टफ हो सकता है, आने दो। सीरियसली कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये टफ होगा। आप किसी भी, जिस आदमी ने स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्ट किया है, वो डरा नहीं है टफनेस के लिए, वो तो ढूंढ के जा रहा है कि इससे टफ क्या है, देखते हैं। आप समझ रहे हो? तो मुझे कोई ज़्यादा टफ, आई वोंट से टफ इज़ द राइट वर्ड। चैलेंजिंग ज़रूर, कि कुछ जगह आपको चैलेंजिंग लगती है, कुछ जगह आपको कम चैलेंजिंग लगती है, और ज़्यादा से
समय मैंने अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट में बिताया है और बहुत ही मज़ा आया है जो हम कर रहे हैं। एवरी डे वी वर एंजॉयिंग, हर दिन हम जो कर रहे थे हमें मज़ा आ रहा था। तो एनएचजी में आकर के एनएचजी थोड़ा-सा अलग हो जाता है। एनएचजी में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ पहले भी, किसी और ने प्लान करके ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके ऊपर आप जाते हैं, आप उसको पूरा देश का मीडिया, सिर्फ देश का क्यों, पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके ऊपर देख रहा है। उसे नहीं पता कि इसके अंदर 2000 कमरे हैं, 2000 कमरे आपको क्लियर करने हैं। किस तरह का डेलिकेट एयरक्राफ्ट है जिसको आपको क्लियर करना है, कैसा पेचीदा और एवरीबडी वांट्स कि आप जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर लें। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, आपके पास नए लोग आते हैं, नई ट्रेनिंग होती है। अब तो ऑफ़ कोर्स आप दिन भर और कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग और एक्चुअल चीज़ के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क है। हमारी कोशिश पूरा यही रहता है कि वो जो फ़र्क है उसको हम कम से कम रखें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ट्रेनिंग और जितनी भी आप ट्रेनिंग कर लीजिए, जब तक एक्चुअल गोलियाँ नहीं चलती हैं, आपकी तैयारी कम है, अधूरी है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ। जी। आपका सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन सा था आउट ऑफ एवरीथिंग यू हैव डन? या दोनों, दोनों इवन स्पेशल फोर्सेस में इसीलिए क्योंकि आप हर दिन आप मिलिटेंट्स, लाइफ मिलिटेंट्स ढूँढ रहे हैं, आप उनके पीछे जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं लगता है कि पॉसिबल है। या हमारी देखिए, स्पेशल फोर्सेस किस लिए, अगर नॉर्मल हर कोई कर सकता है तो इवन मिलिटेंट सोचते हैं कि यहाँ तक तो हो सकता है। और सडनली उस एरिया में एक स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी आती है, किसी को पता नहीं चलता, और वो ऐसा काम करती है जो नॉर्मली हो नहीं रहे थे, जिस हिसाब से नॉर्मल, सो उससे आपने पैटर्न को तोड़ दिया है या और तब मिलते हैं आपको सक्सेस। तो तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली गोइंग आउट। वो लाइव चल रहा है ना, आप यू आर सीइंग योर रिजल्ट्स। इफ़ यू हैव बीन एबल टू प्लान, आप अच्छे तरह से प्लान कर पाए हैं, आप अच्छे तरह से एग्जीक्यूट कर पाए हैं, आप तो आपको लाइव रिजल्ट्स दिखता है। आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं, वापस आते हैं, आपको दूसरी जगह की खबर मिलती है, आप वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ की तैयारी करते हैं, फिर आप वहाँ पे जाते हैं। तो वो बहुत मज़ा आया था। एंड जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद एनर्जी वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की बात है। व्हेन आई वाज कमांडिंग 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो एक नेशनल लेवल पे आपकी तैयारी होनी है, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग था। लोगों के दिमाग में ना एक माइंडसेट है, एक परसेप्शन है, जब कोई उनके सामने स्पेशल फोर्सेस या कमांडोज बोलता है, एक वर्ड कमांडो सुन के एक पिक्चर आती है दिमाग में लोगों के, विच इज़ कि बहुत तगड़े होंगे, बहुत खूंखार होंगे। मुझे बाइसेप्स दिखा करके तो बात तो नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा सच में है कि वो बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, या उनसे लाइव आप एज अ पर्सन बात नहीं कर सकते? ऐसा रियलिटी में होता है? खूंखार तो होते हैं, कोल्ड हार्टेड भी होते हैं। जो सामने से दिखता है शायद वो अंदर से होते नहीं हैं। इट्स लाइक एन आइसबर्ग, कि आपको ऊपर से दिख रहा है और नीचे कितना है। देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ें एक कमांडो के बनने के लिए, उसके माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जैसे अभी मैं हूँ, आप हैं, नॉर्मल हम ऐसे ही बातें-वातें कर सकते हैं। एक्चुअल पहचान तब निकलती है जब स्ट्रेस के अंदर, जब हमें कोई चैलेंज मिलता है, और स्पेशली ऐसे चैलेंज जिसमें देख करके बाकी लोगों को लगता है कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, इसको रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और तब निकलता है आपके अंदर का कमांडो। कुछ ये एग्जांपल्स दे सकते हैं? ये माइंडसेट है, ये एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ जिसमें आप कमांडो या स्पेशल फोर्सेस का आप टास्क से लेकर के ले लीजिए। ओके। नाम ही स्पेशल है, किस लिए स्पेशल है? अगर आम काम करना था तो फिर आप स्पेशल फोर्सेस किस लिए होगा? या तो स्पेशल फोर्सेस का अगर बड़े सारे डेफिनेशन अलग-अलग इधर-उधर लोग वो करते हैं, बट मेरी तरफ से सिंपल है, जो काम आम लोगों के लिए लगता है कि पॉसिबल नहीं है, आपको स्पेशल टुकड़ी चाहिए, तो वो स्पेशल फोर्सेस। तो आप जो कह रहे थे कि
या तो ऐसे स्पेशल काम करने के लिए आपको बंदे भी तो थोड़े स्पेशल चाहिए ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पेशल फोर्सेस का काम क्या है। स्पेशल फोर्सेस का काम है दुश्मन के एरिया में, जैसे जब जंग छिड़ती है तो इन्फेंट्री सामने जो पैदल फौज कहते हैं, वो पैदल फौज जाकर के एक्चुअल ऑफेंसिव अटैक करती है। आर्टिलरी क्या करती है, पीछे से उनके पास बोफोर्स वगैरह लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं वो जिससे करते हैं। एविएशन क्या करती है, आकर के आपको हेलीकॉप्टर सपोर्ट देती है, अटैक हेप्टर्स वगैरह से सपोर्ट देती है। इंजीनियर्स होते हैं वो पहले जाकर के आपके माइन फील्ड्स क्लियर करते हैं, है कि नहीं। और फिर उसमें से लेन्स बनाते हैं ताकि आपकी जो इन्फेंट्री है वो जाकर के वहाँ पे पहुँच पाए। ऐसे ही बड़े सारे आर्म्स होते हैं। स्पेशल फोर्सेस का काम है जब सामने से दोनों आर्मीज लड़ रही हैं, उनके पीछे उनको ड्रॉप कर दिया जाए। क्या? पीछे जाकर के ऐसा हंगामा मचाना ताकि जो दुश्मन का एरिया है, दुश्मन के जो फौज है, वो सामने से ज़्यादा पीछे अपना ख्याल रखे कि यार ये पीछे भी आकर के मार रहे हैं। तो वो उनका मेन काम होता है स्पेशल फोर्सेस का। तो उसके लिए आपको आप पूरी की पूरी आर्मी नहीं भेज सकते, आपको छोटी टुकड़ी भेजना है। हम्म। आप वो छोटी टुकड़ी जो दुश्मन के एरिया में ऑपरेट करना, सब तरफ से आप सराउंडेड हैं। दुश्मन भारी तादाद में है, आप कम तादाद में हैं। आपको बिल्कुल छुप के रहना है। आपने एक जगह से अगर निकल गए हैं, आपके जूतों के निशान से लेकर के दुश्मन दे कैन पिक यू अप एनीवेयर। एनिमी के डॉग्स, कहीं आपने एक बार रेडियो सेट खोला, ट्रायंगुलेशन मेथड से बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडियो सेट खुला है, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, यहाँ पे आप चेक कराइए। दे हैव द रेडार्स इन प्लेस। एवरीथिंग कम्युनिकेशन, यू डोंट नीड रेडार्स। आपके डीएफ डायरेक्शन फाइंडर्स होते हैं, डायरेक्शन फाइंडर से ठक से पता चलेगा कि यहाँ से रेडियो सेट ओपन हुआ था कल रात को 8 बजे रिपोर्टिंग के लिए। 2 मिनट के लिए आपका सॉरी 3 सेकंड के लिए खुला था, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है। देन दे सेंड इन द डॉग्स। आपके पीछे आप इंसान को तो उल्लू बना देंगे, डॉग्स आ जाएंगे, दे स्मेल एंड देन दे आफ्टर यू। देन दे आर ड्रोन्स। आपको पता भी नहीं है हाउ द ड्रोन्स आर ट्रैकिंग यू। इफ देयर इज ए एरिया, एक 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी घूम रही है, ऊपर से ड्रोन आएंगे, सीधा दे विल डिटेक्ट। कब तक आप छुप करके रहेंगे? और एनिमी के एरिया के अंदर इफ़ यू आर डिटेक्टेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। या तो ऐसे काम करने के लिए अगर मैं सबको पूछूं कि कौन करना चाहेगा, कौन, तो कितने लोग आपके सिलेक्ट होंगे, कितने लोग करना चाहेंगे, इनफैक्ट वॉलंटियर करेंगे। ट्रू। और जो लोग करना चाहेंगे वो कैसे लोग होंगे, आप सोच के देखिए। स्पेशल हैज टू बी बिल्कुल स्पेशल। स्पेशल, या उनके अंदर वो जज्बा होगा कि या मैं, ये मेरी लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ एडिशनल कर पाने की, हासिल करने की जो इच्छा होती है। हमारा जो परसेप्शन है वो खूंखार और डरावना है, बट क्या इसीलिए खूंखार और डरावना, इसीलिए खूंखार और डरावना। क्या दुश्मनों के दिमाग में भी ये सेम खौफ इंडियन मिलिट्री के लिए है या इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए है? बिल्कुल। और आपको ये कब रियलाइज हुआ? ये जब इनफैक्ट जब ये वॉलंटियर कर रहा था मैं, तभी ये इंसिडेंट हमें स्टोरी सुनाया गया था, जो कई बार मैं शायद ये बता चुका हूँ। ये कश्मीर की बात है। वहाँ पे एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट, नई स्पेशल फोर्सेस यूनिट, नहीं एग्जैक्टली नहीं, ये वैली में सारे डिप्लॉयड नहीं होते हैं, तो नीचे होता था मेन लैंड में, और वहाँ से उनको रोटेशन पे कि 6 मंथ्स 8 मंथ्स के लिए रोटेशन के लिए भेजा गया था, बिकॉज वी नीड टू बी इन कॉम्बैट। हमें लड़ाई में हमें होना है, तभी जब तक आप स्पेशल फोर्सेस हैं वहाँ आपने ऑपरेशंस नहीं देखा है, आपके ऊपर से गोलियाँ नहीं गई हैं, तो फिर आप जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, फिर वो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए हम ये पार्टी को ऑपरेशंस के लिए भेजा गया था। एंड शुरुआत में जाकर के ये कुछ फेमिलराइजेशन कहते हैं, एरिया फेमिलराइजेशन, जिसमें आप जाकर के एरिया को देखते हैं, पहचानते हैं कि अच्छा ये नाला नदी ऐसे करके है, गांव यहाँ पे पास में, जस्ट तो ऐसे में निकले थे। एंड इसी समय देयर वाज अ इंसिडेंटली एक मिलिटेंट्स का एक दिस वाज अ न्यू ग्रुप विच हैड जस्ट इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तान से ट्रेन होकर के। एंड क्योंकि ये भी नए थे, एंड दे सडनली सॉ दिस, एंड ये लोग एम्बुश में बैठे हुए थे, एंड दे थॉट कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो हम बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। वेरी एक्साइटेड द कमांडर, ही कॉल्स अप अपने बॉस को, हैंडलर को ना, कि ऐसे श्रीमान, और आई थिंक वी आर गोइंग टू गिव यू गुड सक्सेस। तो कहता है जस्ट कैन यू जस्ट डिस्क्राइब, एक बार आप
बताइए मेरे को क्या दिख रहा है आपको? तो ही एक्सप्लेन्स कि उस समय सिर्फ स्पेशल फोर्सेस वाले ना ये पटका पहनते थे। यूज्ड टू वेयर द ग्रीन पटके, कम्स वेरी हैंडी उसके अंदर। और हम बड़ा सा रुकसैक, क्योंकि हम 6 से 7-8 दिन के लिए घूमते थे, तो बड़ा सा रुकसैक आपके पास सारे माइन वाइन से लेकर के काफ़ी सामान होता है, एम्युनिशन, पानी, यू कंप्लीटली सेल्फ वो। तो वो लेकर के घूम रहे थे। उसने बताया कि भाई ऐसा है, बड़े-बड़े पिट्ठू टाँग रखे हैं और पटका पहन रखा है। द हैंडलर सेज गलती से भी टारगेट मत करना इनको। ये जिंदा जला देंगे, ये स्पेशल फोर्सेस वाले हैं। वाओ! या तो एंड दिस इज ऑल कॉट इन द रेडियो कम्युनिकेशन के जो वो होते हैं। बट ये एक वो है, हर कॉम्बैट के लिए ये एक जगह मैंने ये भी बताया था कि ओनली फूल्स फाइट फेयर। हुँ। सो उसी से रिलेटेड है कि सबसे पहले चीज़ दिखावा है। वेरेवर यू गो, आपको वो दिखावा आपका कि ये कुछ अलग है, देन यू आर सेफ। इफ यू लुक स्ट्रांग, पीपल विल नॉट कम एंड फाइट यू। हमारे लिए ये उल्टा पड़ जाता है, इसीलिए हम हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी को दिखे नहीं कि यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस वाले आए हैं। वी जस्ट कीप एब्सोल्युटली सारे अपने मूवमेंट, जैसे कि हम कभी पुलिस बन करके ऑपरेशन करते हैं, कभी सीआरपीएफ बीएसएफ बनकर भी ऑपरेशंस करते हैं, कभी नॉर्मल फोर्स बन करके इन्फेंट्री बन करके ऑपरेशन करते हैं, कभी असम राइफल्स बन के ऑपरेशन करते हैं, ताकि उस एरिया के लोग, जो वहाँ का पैटर्न है, किसी को पता ना चले कि कुछ नए लोग आए हैं जो अलग तरीके से ऑपरेशंस करने वाले हैं। इट हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है ये। व्हाट्स दैट वन फियर एक स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर को होता है? आई नो दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि फियर तो होता नहीं है, फियर होना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल एक इंसान है अंदर से वो, तो कोई ना कोई फियर तो होता ही है, चाहे वो दबा हो अंदर। तो व्हाट्स दैट वन थिंग, टाइनी थिंग, जो एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा फियर करता है? नहीं, ये गलत होगा बोलना कि फेयर नहीं है, फेयर बहुत है। एंड ये वो फ़ियर है जिसके वजह से आप अच्छा ऑपरेशंस कर पाते हैं। ओके। आप पंगे लेते हैं, ये फ़ियर आपको तैयारी करने में मदद करता है। सो दैट यू आर नॉट ब्रैश, आप सीधा पागलों की तरह नहीं। हर ऑपरेशन हम बहुत डिटेल में जाकर के प्लानिंग करते हैं। जिस डिटेल में लोग सोच नहीं पाएँगे कि किस हद तक, कितने हद तक हम जा कर के प्लानिंग करते हैं और तब हम ऑपरेशंस एग्ज़ीक्यूट करते हैं। और ये जो प्लानिंग होती है वो फ़ियर की वजह से ही होता है। और अगर इफ़ आई हैव टू ग्रेड कि वो फ़ियर क्या है, सबसे ज़्यादा जो खटकता है या जो चुभता है, वो मेबी फ़ियर ऑफ बीइंग ऑफ अ फेलियर, फेल्ड ऑपरेशन। कि ओके। मुझे एक दिन मौका मिलेगा जिसमें सारे कैमराज़ मेरे ऊपर होंगे। आई एम अनएबल टू डिलीवर, दैट्स द बिगेस्ट फ़ियर, दैट इज़ बिकॉज़ आप कोई मैच या गेम नहीं खेल रहे हैं, हम्म। आप लाइव्स के साथ खेल रहे हैं। और स्पेशली जो मैं बाद में एनएसजी में था, वेयर यू आर बैटिंग फॉर टीम इंडिया, उस टाइप का। आप समझ रहे हैं, अगर आप फेल होते हैं तो पूरा आपका देश का नाम बदनाम हो जाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर। दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर। या। आप फेल हो गए तो ये देखो, इंडिया ने स्पेशल फोर्सेस रेज किए थे, स्पेशल फोर्सेस भेजे और ये नहीं कर पाए ऑपरेशन। आज 2 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गया, आज 4 दिन हो गया। अभी तक बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के सिर्फ आधे कमरे क्लियर हुए हैं, बाकी आधे कमरे क्लियर करना बाकी है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फ़ियर आई वुड से, जो सबसे पहले मुझे आता है। बाकी पर्सनल फ़ियर कि हम ऑपरेशन में जाएँगे और वो सब इट हेल्प्स यू टू प्लान। ओके। आप प्लान ऐसे करते हैं कि आप ऑपरेशन में जाएँगे ऐसे और वापस भी ऐसे ही आएँगे। इज देयर अ फियर ऑफ गेटिंग शॉट? या व्हाई नॉट? There's a fear of getting shot. There's a fear of getting into a mine, walking on a mine and getting blast. तो डर लगता है, गोली लगने का डर लगता है, और माइन के ऊपर पाँव पड़ गया और आप उड़ जाएँगे, उसका डर लगता है। आई बीन बट लाइक। डर लगता है, इसीलिए हम ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि हम दूर से हम पहचान सकते हैं कि ये एरिया खतरनाक है। इस एरिया में दुश्मन के, आई हैड गॉन फॉर अ ट्रेनिंग कोर्स
काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल के अंदर, तो ये दे टेक यू ऑन अ पेट्रोल, वहाँ पे वो पेट्रोल लेते हैं और उस पेट्रोल में रास्ते में एम्बुशेस ले करते हैं. So when we went on a patrol, and my instructors are also there, I'm sure they would someday watch this podcast. There were 3 ambushes. हर 3 ambush से पहले मैंने बता दिया था. बता एग्जैक्टली नहीं दिया था कि यहाँ पे ambush है, बट वी गॉट हम केयरफुल हो गए कि ये तो बिल्कुल क्लासिकल ambush लग रहा है. इस एरिया में अगर मैं पहुँच जाता हूँ, निकलना मुश्किल है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको पॉडकास्ट में नहीं बताऊँगा, बट ऐसे करेंगे जिससे अगर कुछ होता है तो हम सेफ़ हैं. Okay. सो ये नैक ये कैसे आता है? ये सिर्फ ऑपरेशंस करने से नहीं आता, ये डर से आता है. डर जब मुझे पता है कि ये रास्ता जो जा रहा हूँ मैं, खतरे में जा रहा हूँ, रुक जाइए. एंड देन यू आर केयरफुल, और फिर आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं सो दैट यू डोंट वॉक. आप सीधा के सीधा अगर आप दुश्मन के एम्बुश में घुस जाते हैं तो यू आर ऑफ. बट इनसाइड मूवीज दे हैव शोन कि प्लानिंग के साथ साथ एक अंदर से जज्बा होता है उनका, एक सोल्जर का. प्लानिंग होती है फॉर श्योर, बट देन एट टाइम्स जब प्लानिंग काम नहीं आती, तो उस टाइम पे क्या सच में यू आर ऑन योर ओन व्हेन यू आर देयर? लाइक यू हैव टू जंप कर जाओ अंदर जाके, हाँ गोली मारना, ऑल दैट स्टफ जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया जाता है मूवीज़ में. बट एक्चुअली ऐसा होता है कि या होता है. नॉट इन स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन जिसकी मैं आपको क्लासिकल बात कर रहा हूँ, बट व्हेन यू गो एंड अटैक और असॉल्ट अ फीचर लाइक कारगिल. कारगिल में आप कर रहे हैं, ढाबा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको, आप समझिए कारगिल के उन चट्टानों में मीडियम मशीन गन से फायर, आप मीडियम मशीन गन का आपको यहाँ लगे, आपका पूरा कंधा उड़ जाएगा. ठीक है, टांग में लग रही है, पूरा का पूरा टांग एम्पुटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इट्स लाइक दैट. और उसमें दिन डे लाइट के अंदर यू आर गेटिंग आउट, फायर आ रहा है आपके ऊपर, आप वहाँ से खड़े हो रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग ऑन टू ए बंकर. इफ़ यू आर नॉट चार्ज्ड अप, वो जवा नहीं तो कौन उठेगा वहाँ से? उठेगा ही नहीं. या तो दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट, दैट इज़ नॉट ऑलवेज, हर जगह नहीं, बट द काइंड ऑफ ऑपरेशंस. अ रेड इज़ अ डिफरेंट ऑपरेशन. अ रेड में आप चुपचाप जाते हैं, जा करके यू साइलेंस अ सेंट्री, यू गो एंड किल एज मैनी एज यू कैन. जो आपको डिस्ट्रॉय करना है उसमें आप एक्सप्लोजिव लगाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर एयर स्ट्राइक्स मंगवाते हैं और फिर आप निकल जाते हैं वहाँ से. सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑपरेशन जिसके लिए स्पेशल फोर्सेस का ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है. बट आप जहाँ पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, असॉल्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको यू हैव टू पुट दैट bayonet and twist it and pull it out. I know this question might be a very sensitive question, but have you seen anyone getting shot in front of you? Yes, And I know for sure that you have been shot. I have been shot. मैं अपना भूल गया था. I was not talking about myself. Yes, even otherwise. It's a bad feeling. How does it like first time किसी को shot होते हुए देखना? Like common आदमी नहीं समझ सकता वो चीज़ for sure, क्योंकि पहली बार जब मैंने किसी को देखा तो मैं खुद ही, मुझे गोली लगी हुई थी. ओके. तो या तो दैट वाज अ बैड काइंड ऑफ एन ऑपरेशन. बहुत सारी गलतियाँ की थी मैंने, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए. एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वहाँ से मैं ज़िंदा निकल के वापस आ गया, और इतनी जल्दी हो गया ये सर्विस में, तो उससे बहुत सीख मिली है मुझे, जिसके वजह से आई हैव बीन अ मच वाइजर गाय. उससे पहले तो मतलब जोश भरा होता था, उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे काम करते थे हम लोग, जस्ट गोइंग आउट एंड doing stupid stuff. Stupid as it appears, of course. That's out of motivation कि हम कुछ करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे. We were doing, and I was brash, I would say. बिल्कुल निडर उस समय. ये गोली लगने के बाद में आपको काफ़ी सेंसेस में आ जाते हैं कि नहीं, बी वाइज, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यू आर एन ऑफिसर, आपके साथ लोग साथ में हैं, and they will all get harassed because of आपकी एक गलती की वजह से. Where did you get shot? Where? Like where in the body you got shot? On my knee. Exactly on the knee. Yeah. Ouch. Okay. But हमारा ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल पर्सन जब स्क्रैच भी होता है या कुछ चुभता भी है तो इतना दर्द करता है, या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो इतना दर्द करता है.
एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो गोली ने आपके नी को पूरा फाड़ दिया होगा। तो देयर आई अबाउट कैन 8 नॉट स्टिचेस, इमेजिन द पीछे से पेन। सामने से अबाउट 4-5 स्टिचेस, पीछे से देयर आर अबाउट 8 स्टिचेस एंड हाउ डिड इट फील टू बी ऑनेस्ट, मतलब कैंडिडली? एट दैट मोमेंट इट डजंट फील, इट्स जस्ट दैट देयर इज नो वेट, आप उसमें वेट नहीं डाल सकते। इट डजंट फील इमीडिएटली बिकॉज़ आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल। नहीं, व्हेन यू गॉट शॉट, या लाइक द काइंड ऑफ पेन यू वेंट थ्रू व्हेन यू गॉट शॉट। पेन वाज़ नॉट द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट। मुझे पेन उस समय फ़ील नहीं हुआ, बट ऐसा फ़ील हुआ कि भम करके पूरा देयर इज़ अ ह्यूज स्ट्राइक और लेग के ऊपर, वो तो आपको महसूस हुआ। पेन केम मच लेटर, बाद में, व्हेन जो सिचुएशन थी अंडर कंट्रोल हो गई थी, तब उसके बाद धीरे-धीरे करके पेन आया। बट मैं उनके लिए, जिनको लगता है, जो आप कह रहे थे कि खरोच भी आती है, तो उसके बाद मैंने इस पाँव के साथ में आई हैव डन अ 100 किलोमीटर रन, आई हैव डन अ 200 किलोमीटर्स रन पूरे डेज़र्ट के अंदर, एंड पूरे स्पेशल फोर्सेस का लाइफ, एनर्जी, एवरीथिंग आई हैव डन विद दिस। सो गॉड हैज़ बीन काइंड या एंड यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करके अपना जो भी इंजरीज़ हैं, यू कैन गेट ओवर इट। लाइफ है तो सब कुछ है। ये बहुत एक अजीब फीलिंग होती है जो हर कोई नहीं समझ सकता, एंड आई एम श्योर कि जो मिलिट्री के जो लोग होते हैं उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जब यू नो इट्स वेरी सैड व्हेन यू हियर कि योर कलीग और समवन हैज़ पास्ड अवे, शहीद हुए हैं, बट वेरी सैड, और उससे बुरा नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई कैन एक्सप्लेन एक्चुअली। आप किस तरह उसमें चले जाते हैं। देन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि उनका बच्चा शहीद हो गया। हैव यू एवर हैड दैट एक्सपीरियंस कि आपको किसी के पेरेंट को बताना पड़ा कि यू नो दिस हैज़ हैपेंड, एंड व्हाट वाज योर माइंडसेट उस टाइम पे? ये मेरे साथ थैंकफुली व्हेन आई वाज़ सर्विंग इन द स्पेशल फोर्सेस, आई डिड नॉट हैव टू किसी को बताने की ऐसे हादसा हुआ नहीं, दो वी डिड लूज़ ऑपरेशन में। मेरे साथ ऑपरेशन में नहीं डायरेक्टली, बट येस, ये मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज़ इन आईएमए। व्हेन आई वाज़ इन आईएमए, आई वाज़ अ कॉर्पोरल, एंड हमारे एक फर्स्ट टर्मर ने सुसाइड कर लिया था, एंड ही वाज़ अ फौजी's सन। एंड उस समय मुझे भेजा गया था बिकॉज़ आई वाज़ अ छोटा-सा अपॉइंटमेंट, व्हाटएवर, कॉर्पोरल या सार्जेंट कॉर्पोरल आई थिंक। एंड आई वाज़ टोल्ड टू गो एंड रिसीव द फैमिली व्हेन दे कम टू, जब वो पहुँचे थे देहरादून में, कि आप जा कर के उनको रिसीव कीजिए। इट्स अ सैड थिंग, वेरी सैड। आप, यू आर नॉट ट्रेन्ड, कोई इनफैक्ट इसके लिए ट्रेन नहीं हो सकता, बट देन बेस्ट यू कैन डू इज़ यू विजुअलाइज़ योरसेल्फ एज़ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। आप अपने आप को फैमिली का हिस्सा मानें, एंड यू शो देम केयर, एंड दैट्स आई ऑल। एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। दैट्स अ सैड, किसी के लिए भी, एंड आई वुड विश सबको कि किसी को ये फेस ना करना पड़े। इट्स रियली सैड। आप ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आई आई वॉच्ड अ पॉडकास्ट ऑफ कर्नल राजीव भारवन, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था इस चीज़ को। उनका एक यंग सोल्जर था, ही वाज किल्ड, बट देन उनकी मदर को जब उनको बताना पड़ा तो शी लॉस्ट हर सेंसेस, एंड एंड उन्होंने बताया कि उनको खुद को पता था कि ही विल बी नो मोर, बट देन ही वाज अपने अंदर करेज भर के उनको बोल रहे थे, लाइक जो सोल्जर था उसको बोल रहे थे कि अरे या कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा, इन दैट वे। बट देन वही सेम करेज उनको अब उनके मदर, उनके फादर के सामने रख के बोलना पड़ा कि व्हाट, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, 4 बजे रात को, 3 बजे रात को। सो आई डोंट नो, मुझे जानना भी नहीं है कि ऐसा एक्सपीरियंस करना भी नहीं है, बट देन आई आई जस्ट डोंट नो हाउ इट फील्स
ऑन द रिसीविंग एंड एज वेल एज ऑन द गिविंग एंड, जब आपको ये न्यूज़ किसी को बतानी पड़ती है? This is one of the officers we lost, and उनके मदर का अभी भी मतलब मेरे कान पे वो गूंजता रहता है when she said कि आप लोग थे ना, how did we lose him? आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग थे करके तो we had sent him. हमेशा it keeps playing up in my ears कि yeah, maybe we failed. But that's how it is. आप लोग थे ना. But then you cannot take it on you, ना? मतलब I don't know. We have to so that it doesn't happen again. हमें करना है ताकि अगली बार ना हो. कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ना. Yeah. And थोड़ा सा सेंटिमेंट हो गया यहाँ पे, सेंटिमेंटल टॉपिक हो गया. ओके, सो सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे इस लाइन ऑफ वर्क में सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं. सेंटिमेंट्स कंट्रोल करना भी अच्छा होता है. सोल्जर्स आर इमोशनल पीपल. रियली या दे आर. लाइक ब्रिंग्स बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन कि वो तो बहुत तगड़े Yeah. लगते हैं, यू नो, कोल्ड हार्टेड होते हैं, बट डीप इनसाइड दे आर इमोशनल. Cold hearted, yes. There are times you have to be cold hearted. ओके, सो Lesser said the better. कम बोला तो अच्छा है, हाँ हाँ, but you have to be cold hearted because आपके लिए सबसे important आपका मिशन है. सो आपके फर्स्ट जंप के बारे में मैं जानना चाहता था. मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. इनफैक्ट मेरा बहुत मन है कि मैं स्काई डाइविंग करके आऊँ, दैट इज़ वन. बट अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पाया स्काई डाइविंग, बट सूनर और लेटर आई विल डू इट फॉर श्योर. आप पैरा एसएफ में थे एंड योर लाइक डेली थिंग टू डू वाज दिस. आप प्लेन से कूदना, पैराशूट्स के थ्रू नीचे आना, ट्रेनिंग में भी एटलीस्ट. Yeah. हाउ डिड इट फील फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप जंप पे जा रहे थे? फटी हुई थी. या अब देखिए, मुझे ना कोई ज़्यादा शौक वौक नहीं था. जैसे यू वांट टू डू पैरा जंप्स एंड ऑल दैट, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक नहीं था. बट आई हैड टू डू क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस में आना चाहता था. स्पेशल फोर्सेस का मुझे शौक था ऑपरेशंस करने का. टू गो आउट और देयर एंड देन एक्चुअली डू ऑपरेशंस. आई वुड विजुअलाइज कि ब्रेव मैन कैसे होते हैं. ब्रेव मैन ऐसे जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन करते हैं, ऐसे करते हैं. मेरे को वो सब करना था. एंड आई थिंक आई बीन एबल टू, वो मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ. तो मैं क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में गया, आई हैड टू डू पैरा जंप्स एंड बिल्कुल किए. एंड देन आई रियलाइज कि ये अच्छा है. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड व्हेन यू फर्स्ट डिड इट, जो नॉर्मल जो सबसे पहले जो वो करते हैं, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक लाइन जंप. ओके. सो आपका मेन पैराशूट पीछे होता है, आपका रिजर्व पैराशूट सामने होता है. अगर मेन पैराशूट फायर नहीं होता, ओपन नहीं होता, तो आपका रिजर्व पैराशूट यू हैव टू ओपन. जो मेन पैराशूट होता है वहाँ से एक कॉर्ड जाती है जो एयरक्राफ्ट में आप लगाते हैं. ओके. बिफोर यू जंप आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो आप एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक लाइन. जैसे आप जंप करते हैं, वो कॉर्ड आपके पैराशूट को डिप्लॉय कर देता है. तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ओके, ऑल यू हैव टू डू जंप. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप योर पोजीशन छोटा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का बहुत थ्रस्ट हो रहा होता है. या तो आपका अगर हाथ पाँव ऐसे अगर खुल जाता है, तो उसमें थ्रस्ट लग करके यू गो इनटू अ स्पिन. सो इफ़ यू आर स्पिनिंग, और उस समय आपका अगर पैराशूट खुल जाता है, तो पैराशूट पूरा स्पिन में खुल जाएगा एंड उसका मुंह जो है वो छोटा रहेगा, उसमें हवा नहीं घुस पाएगी. अगर वो होता है तो दैट्स अ सीरियस कंटिजेंसी, दैट्स अ सीरियस इमरजेंसी. और आप बहुत तेज आएंगे और आपको चोट लगेगी, नीचे गिरेंगे. हाउ हाई आर यू एट दैट टाइम? यू जनरली जंप फ्रॉम 250 फीट, 1250 फीट से आप जंप करते हैं. अगर आप नॉर्मल आगरा के अंदर कर रहे हैं, जहाँ पे डिजर्ट्स हैं, आप कहीं हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह में कर रहे हैं, तो आप कम हाइट से भी करते हैं. बट कम हाइट मतलब डेंजर ज़्यादा, या खतरा ज़्यादा, बिकॉज कम आपको रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम कम मिल रहा है.
तो ये जो है, जो मैं आपको बताया था, ये स्टैटिक लाइन जंप है। व्हेन यू गेट इनटू स्काई डाइविंग एंड ऑल, स्काई डाइविंग में क्या है, यू हैव टू जंप ऑफ और आपको खुद अपना पैराशूट खोलना होता है। Yep. और मेन मज़ा स्काई डाइविंग में है, Tandem स्टैटिक लाइन में jumps. या। बट जब हमने शुरू किया था तो हमें ये कोर्स कराया जाता है, पैरा बेसिक कोर्स, 28 दिन या 30 दिन का होता है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग पूरे पैराट्रूपर या किसी स्पेशल फोर्सेस वाले के लाइफ में, जो सबसे बेहतर होता है। तो ये वो कोर्स होता है, क्योंकि कोर्स में कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है। यू हैव टू गो एवरी डे, या यू ट्रेनिंग फॉर अबाउट 2 वीक्स 3 वीक्स आप ट्रेनिंग करते हैं। लास्ट एक हफ्ते में आपको फिर जंप्स करने को मिलता है। सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको सुबह जल्दी जाना है और आपको जंप्स करना है हवा तेज होने से पहले, और बिल्कुल मज़ेदार होता है। या तो उसमें आपको इतना तैयारी कराते यू गिविंग इट अ थॉट, बार बार क्या होने वाला है, यू आर वेरी एक्साइटेड। उससे पहले दे टेक यू टू रैम्स, एंड वहाँ से भी आपको जंप करा करके कि कौन डरता है कौन नहीं डरता है, वो भी आपका चेक किया जाता है। बट हाँ, पहले जंप में तो इट्स बिकॉज द फियर ऑफ द अननोन, कि आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे करने वाले हैं, कैसे आप कैसे गिरेंगे, फ्री फॉल कैसे होगा, तो यू कम्प्लीटली टेंस्ड अप। आई रिमेंबर दैट। You're एंड remembering your first time? या आई रिमेंबर माई फर्स्ट टाइम गए थे और बिल्कुल टेंस्ड अप थे। और आई वुड से मेरा जो जंप का पोस्चर वगैरह जो था सबसे बेहतर उसी दिन हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं डरा हुआ था उस दिन। अगेन गोइंग बैक टू डर अच्छा होता है, जो मैंने आपको बोला था। तो या तो सबसे बेहतर मेरा पोस्चर वगैरह, उसके बाद आया कुछ नहीं होता करके आप मज़े में निकाल देते हैं। बट या दैट वाज गुड फन। एंड द गुड थिंग अबाउट जंप इज, उसके बाद यू आर कंकरिंग फियर। आप डर से आगे जीत है जो कहते हैं, Yeah. सही है वो। एंड एक बार जंप करने के बाद तो फिर मतलब यू डोंट फील, उसके बाद लगता है कि इमीडिएटली देयर बिन टाइम्स हमने एक ही दिन में 2-2 जंप भी किए हैं। वापस आओ, अपना पैराशूट जमा करो, दूसरा पैराशूट पकड़ो, अगले सॉर्टी में जाओ और दोबारा जंप कर लो, ताकि आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें। कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम लेट्स से कुछ मिसहैप हुआ हो, बट देन सेकंड टाइम आपको दोबारा जाने का मन ही ना किया हो, लाइक फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं करना मुझे। आई टेल यू माई पर्सनल स्टोरी, ओके। Recently I went to a place to do scuba diving, okay. And then what happened was, it was my first dive ever. पूल में ट्रेनिंग जब हो रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन। आई हैड अ लिटिल डाउट, बिकॉज होता कि अपने गियर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो मुझे नहीं था उस टाइम पे, आई हैड अ डाउट कि ये गियर में कुछ तो गड़बड़ है। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट द गियर, बट देन मेरे को वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि वो गियर अच्छा है। पूल में आई केप्ट ऑन ड्राउनिंग उस टाइम पे, स्विमिंग पूल में 12 फीट का स्विमिंग पूल होगा, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं नाक से नहीं मुंह से सांस ले रहा था अंडर वाटर। एंड सब लोग फ्लोट कर रहे थे अराउंड मिड पानी में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर आने की, बट मैं नीचे जा रहा हूँ। तो आई हैड अ प्रॉब्लम विद माई कुशन जो होता है वहाँ पर, एयर कुशन होता है पीछे, दैट कीप्स यू अफ्लोट, उसमें लीकेज था। आई गॉट दैट सॉर्टेड आउट। देन वी वेंट फॉर द डाइव ओशन में, इंडियन ओशन में, मिडिल ऑफ द ओशन। एवरीवन लाइक उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको नाक पकड़ना है और हाथ करके पीछे जाना है, ऐसे करके अपना ये गॉगल्स पे हाथ रख के यू हैव टू डाइव बैकवर्ड्स। हम लोग गए, एवरीवन वाज आउट, बट देन सडनली आई पैनिक्ड, क्योंकि आई डोंट नो, समथिंग वेंट रॉन्ग विद मी। आई डिडंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो वेव्स इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी। आई थॉट जाएंगे नीचे चले जाएंगे, हो जाएगा, सेम एज स्विमिंग पूल, कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देन जब वेव्स ने मुझे हिट करना चालू किया ना फेस पे, देन आई गॉट पैनिक्ड। एंड ह्यूमन का एक टेंडेंसी होता है टू ब्रीथ थ्रू योर नोज व्हेन यूर इन पैनिक मोड, बट देन माई एंटायर नोज वॉज ब्लॉक्ड विद द मास्क, एंड मेरे मुंह पे सिर्फ एक गॉज था जिससे मैं एयर ले रहा था, एंड इतनी तेज तेज मेरे को सांस लेनी पड़ी, एंड मेरी बॉडी को एक सिग्नल गया कि मेरे को सांस नहीं आ रही, एंड आई पैनिक्ड। एंड उस टाइम पे अगेन द लीकेज विद माई BCD, जो मेरा कुशन होता है, उसमें लीकेज था। हमें एक बटन दिया था जिससे आप उसमें हवा भर सकते हो, दैट विल कीप यू अफ्लोट। बट देन मैं हवा भर रहा हूँ, वो लीक हो रहा है, मैं बार बार नीचे जा रहा हूँ। तो आई केप्ट ऑन कमिंग ऊपर नीचे, एंड द वेव्स हिटिंग मी, एंड आई लाइक आई एम डन। और उस टाइम आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके मुंह पे तो गॉज लगा हुआ है, आप आवाज़ भी नहीं लगा सकते। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो ट्रेनर है वहाँ पर, ही लुक्स एट मी सो दैट आई कैन सिग्नल हिम, यू नो व्हाट, बट I need to get back.
So they finally someone looked at me and I was like, I don't know. अभी इसका सिग्नल नहीं बताया था उन्होंने ठीक है उन्होंने कुछ कुछ सिग्नल्स बताए थे कि हाँ एयर गॉज कितना है 100 के उस पे है देयर वर मोर सिग्नल्स ऑफ कोर्स बट देन इसका नहीं बताया था कि मेरे को वापस से आना है उसका क्या सिग्नल है तो देन आई सिग्नल देम कि यार मेरे को जाना है उन्होंने मेरे को चेक किया एंड ऑल देयर वाज जेन्युइनली अ पीसीडी लीक दे ऑफर्ड मी कि आप दोबारा अटेम्प्ट कर लेना बट देन आई वाज टू एग्जॉस्टेड एंड टू मेंटली एग्जॉस्टेड कि मेरे को नहीं करना है अभी ट्राई आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द लैंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टेक अ बियर एंड रिलैक्स चिल उसके बाद सोचूंगा मैं तो हैज इट एवर हैपेंड ड्यूरिंग दोज जंप्स कि the similar experience like panic mode and all that stuff happening No. anyone around you फौज में और इवन इनफैक्ट ऑल फोर्सेस एयर फोर्स में भी अगर इफ देर इज़ अ कैजुअलिटी बाय ऑन अ जंप अगले दिन पूरा का पूरा पैरा ब्रिगेड जितने भी वहाँ पे यूनिट्स हैं एवरीबडी गोज अप एंड जंप्स सेम Okay. एयर फोर्स के अगर कोई कैजुअलिटी होती है कोई अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है कहीं पे पूरा का पूरा स्टेशन जो है एवरीबडी इनफैक्ट आई एम नॉट टू श्योर पूरा स्टेशन क्यों पूरा आई एम श्योर द एंटायर एयर फोर्स जहाँ भी है एवरीबडी गोज अप एंड दे स्टार्ट फ्लाइंग द सेम डे इज़ द सेम नाइट ये इसीलिए है जो आप कह रहे हो कि एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए आपने सुना है कि यहाँ पे क्रैश हो गया बहुत बुरा हो गया ये हो गया वो हो गया एंड सो यू नीड टू दैट फेयर सेट्स इन तो वो yeah. डर आप ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें वो डर यू कांट एक्सेप्ट तो इसीलिए यू हैव टू गो आउट एंड मे बी टेक अ जंप yeah पैराशूट से या यू हैव टू फ्लाई तो इट शोज द लॉजिक कि क्यों ये होता है मेरा दोबारा मन है अभी वापस से स्कूबा डाइविंग करने का immediately 5 minutes when I was on the boat after that I felt like I want to go back in yeah and I wanted to overcome that fear I have a fear of height I have that vertigo वाली feeling जो होती है when I am at an edge I feel like I'm going to fall down but then that's why my most interesting thing that I want to do is skydiving because yeah I good one want to overcome that fear I have done multiple paraglidings but I want to do skydiving because that's where the solution is मेरे लिए कि मेरे को वो overcome करना ही करना है there's nothing better than skydiving and yeah for the part of adventure या adrenaline rush के लिए skydiving is ultimate कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक टू द एस्पिरेंट्स जब आप स्पेशल फोर्सेस के लिए भर्ती होते हैं या आप जब अप्लाई करते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर गेटिंग इनटू इट और मे बी इफ़ दे आर डाइसी इनफ टू थिंक कि अभी क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वाली स्टेज है मेरी तो व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई कैन यू नो रिसर्च और मे बी प्रिपेयर माई सेल्फ जब स्पेशल फोर्सेस के लिए सोचने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है आप आपको विल पावर चाहिए सबसे पहले विल पावर की जो भी कराए मैं सब कुछ कर लूँगा बिल्कुल आप अगर फिज़िकली फ़िट नहीं हैं आप बिल्कुल आप अपने आप हर कोई अपने आप को पहचान लेता है आप अगर बिल्कुल फ़िट नहीं हैं आपके एकेडमी में आप जैसे कि बिल्कुल लास्ट में ही आते हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो शायद फिर भी आप ऑप्ट कर लें सो फिज़िकली इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है बट मेंटली यू शुड बी मतलब अपने आप को यू शुड बी एबल टू टेक पनिशमेंट ओके कि मुझे जितना रगड़ लो मैं रगड़ा खाने को तैयार हूँ कुछ लोगों के नज़रिया से आप अगर देखें तो स्पेशल फोर्सेस इज़ अ पनिशमेंट क्योंकि हर दिन आप पनिशमेंट कैसे करते हैं एकेडमीज़ में आपको पिट्ठू लगा करके दौड़ाते हैं पिट्ठू लगा करके लॉन्ग मार्चेस करते हैं स्पेशल फोर्सेस में आप शौक से वही करते हैं आप पिट्ठू लगा करके यू गोइंग आउट देयर एंड आप मिलिटेंट ढूंढ रहे हैं 8-9 दिन आप पहाड़ों में चढ़े जा रहे हैं बारिश ठंड हर दिन जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हर दिन अब ये आप सिर्फ गीला हैं और गीले में ठंड लगती है आप जैसे बैठे हैं वहाँ पे ठंड जकड़ना शुरू कर देता है आपको तो यू नीड टू अब मतलब हर किसी ने अपने आप को बताना है कि ये सच्चाई ये है ये ग्लैमर वगैरह जैसे देख करके यहाँ पे लग रहा है ये ऐसा नहीं है आप यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट there's a very strong and a very
डरावना पर्सन हिडन इनसाइड, जो इनसाइड दैट प्रिटी फेस। मतलब मैंने ये स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया था ऑफ कैमरा, शायद ऑन कैमरा आई डोंट नो, बट ही लुक्स हैंडसम, बट देयर इज अ वेरी कैसे बताओ। नो, ये सीरियसली आई वुड लाइक, अगर किसी को अगर तैयार होना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप पिट्ठू लेकर के हर दिन वो चढ़ाई में आप चढ़े जा रहे हैं, और ट्रेनिंग में तो अलग बात है, आप एक्चुअल में चढ़े जा रहे हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा है जो आपको एम्बुश लगा करके, जो आपको ख़त्म करना चाहता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू सी, एंड द मोमेंट ही फायर्स यू हैव टू पिक अप योर वेपन एंड यू टू फायर बैक वापस। सो बेसिकली द ट्रेनिंग इज फॉर द रियल इवेंट्स, ऑफ कोर्स। Of मतलब वो course, लोग training सोचते हैं कि पनिशमेंट है, बट कोई वो फालतू की चीज़ करते नहीं हैं। हम्म। ट्रेनिंग है जो रियल है उसके लिए। Can you give us some experience or moments from the training itself कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, एंड लाइक व्हाट्स द फन एंड द मोस्ट loved training exercise that you have done? There is no fun, there is no romance. People romanticize कि स्पेशल फोर्सेस के इसमें मज़ा आता होगा, या मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। भूत बना करके रखते हैं, क्योंकि भूत बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लिमिट। तभी आप अपने आप को पुश करके उस लिमिट तक जहाँ नॉर्मल लोग काम नहीं कर पाते हैं, तभी तो आप स्पेशल फोर्सेस हैं। अगर नॉर्मल लोग को प्लानिंग पैरामीटर्स है कि 80 किलोमीटर चल करके ऑपरेशन करते हैं, सो यू हैव टू डू इट एट 90 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, तभी तो आप स्पेशल हैं। And that वो 20-25 kgs या अपने ऊपर आई एम लगा। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर नॉर्मल यहाँ तक करते हैं तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू गो टू एबनॉर्मल लिमिट्स। तो वो आप नॉर्मल स्पीड से तो नहीं कर पाएंगे। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी स्पेशल, एवरीथिंग हैज़ टू पुश बियॉन्ड योर नेचुरल लिमिट्स। जो आपकी सोच है, जो आपकी काबिलियत है, उसके पीछे आप जब उसको क्रॉस कर पाएंगे, जब आप उसको तोड़ के उसके पीछे जा पाएंगे, तभी आप स्पेशल फोर्सेस वाले उसमें आ पाएंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड, आपके दिमाग से शुरू होता है। सो इंस्टेंसेस, देयर इज़ अ हेल वीक काइंड ऑफ ए थिंग, जिसमें आप कैंप में जाते हैं एंड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक यू डोंट गेट टू स्लीप। मे मैक्सिमम 1 आवर इधर उधर करके वो करके आप दे टाई यू अप, बांध करके रखते हैं आपको, एंड यू हैव टू अंडरगो द एंटायर रिजीम कि आप अगर एनिमी कैंप में पकड़े गए हैं बाय एनिमी, तो दे आर गोइंग टू टॉर्चर यू, एंड वहाँ पे आपको सर्वाइव करना होता है। तो उसके बाद देयर इज़ अ लॉट, मैं डराना नहीं चाहता किसी को। बट जी हाँ, ये आसान चीज़ नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, Yeah. और ये हर कोई के लिए है भी नहीं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए है नहीं ये। तो आपका ट्रांजिशन मैं जानना चाह रहा था, बिकॉज इन वन ऑफ द टॉक्स दैट यू गेव, आई थिंक दैट वाज TEDx talk, you mentioned that you wanted to go for Navy, right? But then you chose something very different. Why is that? And after that you became a black cat. Like, can you just help me out figure out the mindset that you went through जब आपने ये transitions किए? आई हैड गॉट इनटू मर्चेंट नेवी, आई वाज सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी, एंड मैं बिल्कुल सेट था अपनी तरफ से ना। मर्चेंट नेवी, वर्ल्ड घूमेंगे, अलग अलग जगह घूमेंगे, कंट्रीज़ में घूमेंगे, मज़े करेंगे। एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एनडीए ऑल्सो। एनडीए के लिए भी मैं सिलेक्ट हो गया, और मेरे फादर चाहते थे कि मैं बिल्कुल जाऊँ एनडीए में। Hmm. एक छोटी सी चीज़, जब एनडीए में सिलेक्ट हुआ था ना, तो मेरे साथ जो लोग थे, वी वर 7 ऑफ अस हु गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 24, एंड जो बाकी 6 थे, ऑल 6 वर रिमकोलियंस। आरआईएमसी करके एक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वहाँ के सारे थे। सो इनको देख करके ना, तब आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, और एंड मुझे तब ऐसे भी नहीं पता था कि आरआईएमसी तो इसीलिए ट्रेन करती है। दे वर ऑल वेरी गुड इंटेलेक्चुअल्स एंड सब। तो मैं उसके कि जो सिलेक्टेड मैन पावर है, देख करके आपको लगता है कि भैया इस लॉट के अंदर कुछ अलग है, ये स्पेशल है। सो दैट इज़ व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड। दैट वाज माय फर्स्ट थिंग कि तब मैंने डिसाइड किया कि ओके, मर्चेंट नेवी छोड़ते हैं। क्योंकि जब मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्ट हुए थे, तो सब तरफ के लोग थे तरह के, और हम हमारे से थे कॉमन टाइप के। मैं अपने आप को कॉमन अगर मानूँ, हम कॉमन टाइप के लोग सारे थे वहाँ पे, तो ठीक था। बट यहाँ पे लोग वो लाइक गुड द एंटायर, एंड देन देवर गाइस
नेवी के यूनिफॉर्म में कोई आया था, कोई आर्मी के यूनिफॉर्म में, नहीं उस समय यू आर एस्पायरिंग एंड यू रियली लुक अप टू देम और कहा था यार ये करेंगे. So I joined and because of that Navy there was something again पेरेंट्स वगैरह आपके हमेशा, सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं सबके पेरेंट्स फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए आपको एनकरेज जरूर कर दें, बट इफ़ यू हैव टू ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक द स्पेशल फोर्सेस या इन्फेंट्री, वो हमेशा Yeah. मना करेंगे आपको. या तो मेरे फादर के भी एडवाइजर्स होते थे, उनके जो जूनियर्स थे, दे हैड एडवाइज्ड कि आजकल तो फोर्सेस बहुत वो हो गई हैं, आजकल तो दे डोंट हैव टू गो इनटू ऑपरेशन एयर डिफेंस एंड ऐसे हैं कि वो पीछे बैठे रहेंगे और सब कुछ कंप्यूटर पे होगा. Hmm. तो कौशल हैज़ गॉट सिलेक्टेड, तो उसको ऐसे कुछ करना चाहिए, दे शुड नॉट गो इनटू ऑपरेशंस. सो ये पूरा वो था. तो एंड इतने लोगों का काउंसलिंग था एंड स्पेशली मैं खुद भी डरता था Hmm. कि ऐसा नहीं था कि मतलब कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे. मतलब व्हेन आई मूव टू दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी वीक वी वुड गेट इनटू फाइट. छोटा मोटा था तो कोई आकर के बुली करने की कोशिश करता था, कभी बस वाले कंडक्टर ने, कभी इधर वाले ने, मैं उसके साथ भिड़ पड़ता था हर दिन. वी यूज्ड टू गेट इनटू फाइट्स एंड ऑल. तो फाइट्स वगैरह पे वो नहीं था, बट दैट फैक्ट कि कोई आपको एम करके आपके ऊपर गोली चलाएगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, आप समझ रहे हैं. इट्स नॉट ए वो कि आप कॉन्वॉय में चल रहे हैं, गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं एंड देन समबडी इज गोइंग टू ब्लास्ट यू ऑफ. इस बात से मुझे डर लगता था. Hmm. But then why did you choose it? Then I read these books on that I would have mentioned in my TED talk also. Hmm. I read this book on genocides. So दो तीन चीज़ें it just clearly stands out in my mind. First is the Baramulla incident, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ. Okay. Yeah, the Pakistani raiders had come into Kashmir. They all, ये जो इनके कबाली वाला थे, सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया. जब आज़ादी हुई थी तो कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री था. Hmm. कश्मीर ने उस समय ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना इंडिया को ज्वाइन किया. पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने सारे रेडर्स को इकट्ठा किया और लॉन्च कर दिया कि जाओ कश्मीर को ले लो. जब ये हुआ, दिस इज समटाइम अराउंड 22 अक्टूबर 1947 की बात है. एंड बाय 26 अक्टूबर ये सारी फोर्स पहुंच गई थी बारामूला तक. Okay. बारामूला से 40-50 किलोमीटर के अंदर है श्रीनगर एयरपोर्ट. अगर उसी रात को वो वहाँ करके श्रीनगर एयरपोर्ट ले लेते तो इंडियन आर्मी को वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलात होती. आप समझ रहे हैं जम्मू कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है. Yeah. जम्मू से हर जगह लड़ते 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 श्रीनगर तक पहुँचना होता. बट वो एक रात के लिए दे स्टेड बैक इन बारामूला. जितनी औरतें उनको मिली वहाँ पे सबको रेप किया, जितने मर्द मिले उनको सबको मारा उन्होंने. वो एक रात जो उन्होंने वहाँ पे बिताया, उसके वजह से दे लॉस्ट आउट ऑन कश्मीर. बट लेसन ये है कि उस समय जो कश्मीर का अपना आर्मी था, दे कुड नॉट हैंडल. एंड दैट इज़ द लेसन दैट आई गॉट कि अगर आपके देश की आर्मी सक्षम नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आप डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये सब आप बातें कुछ नहीं कर सकते. और स्पेशली विथ ए नेबर लाइक दैट. द सेम थिंग इट इज़ डन इन बांग्लादेश 1971. जब ढाका से शुरू करके दे रेप्ड एवरी वुमन दैट दे कुड फाइंड. जहाँ औरत मिल गए सबके साथ बलात्कार किया, जहाँ मर्द मिल गए सबको उन्होंने मार दिया था. तो ये जब मैंने पढ़ा और मैंने अपने आप को बताया कि श्रीमान आप भी लड़ना नहीं चाहते हैं, आप डरते हैं, और हर कोई अगर ऐसा डरेगा लड़ाई करने से तो वो जा कर के वहाँ लड़ाई करेगा कौन? Hmm. वो लड़ाई करेगा. देखिए आर्मी के अंदर बटते हैं, कोई स्पेशल फोर्सेस जाएगा, कोई इन्फेंट्री जाएगा, और अगर कोई ऑप्ट नहीं भी करेगा, आपका एक वो भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है. आप अगर ऑप्ट नहीं करेंगे, किसी और को वो वैकेंसी मिलेगी, वो बेचारा जाएगा वहाँ पे. बट वो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा कि यार मेरे को तो सिग्नल्स में होना था, मेरे को तो इंजीनियर बनना था, और मेरे को कहाँ यहाँ पे पहाड़ों में मैं यहाँ पे ऑपरेशन. एंड आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत सारों ने किया ही है. बट ये मुझे बड़ा खटकता था उस समय कि अगर हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे, आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ
कि मैं आई वाज़ गुड। तो अगर हमारे से लोग नहीं जाएँगे तो वो जाएँगे जिनको उसमें बिल्कुल मन नहीं होगा और वो ना ढंग से लड़ाई कर पाएँगे, और अगर वो ठीक से नहीं लड़ाई कर पाते हैं, आपकी फैमिलीज़ पीछे हैं। Yeah. सो बेस्ट ऑफ द गाइज़ हैव टू गो आउट एंड फाइट। एंड इसीलिए आई गॉट मोटिवेटेड, तो आई स्टार्टेड कि नहीं यार, देखते हैं, अभी तो आ गए हैं यहाँ ना, अब देखते हैं कि कहाँ तक हम खींच सकते हैं। एंड खींचते-खींचते पहुँच गए हम। For the aspirants, again, like I mentioned, starting with the podcast से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो I mentioned कि I wanted them to understand what experiences um, a special forces Fauji or special forces person has to go through. One you explained. Can you give us some more your personal experiences so that जो भी सुन रहा है उसको पता लगे कि what all things you guys have to go through to keep them protected all the time. अगर आप लोग नहीं होते तो शायद जैसे आपने बताया हमारी फैमिलीज पीछे हैं, हम सबकी फैमिलीज पीछे हैं, तो फौज पे कोई नहीं लड़ेगा, आगे जाके फ्रंट पे कोई नहीं लड़ेगा तो क्या होगा, यू नो? कैन यू जस्ट टेल सम मोर थिंग्स दैट यू आर कंफर्टेबल टेलिंग, नॉट दैट कि सब कुछ नहीं बताना, द थिंग्स यू नो कि नहीं बताना, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग. ऑपरेशंस के बारे में Yeah. या हमने कभी मैं एक और बात, जो स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर हैं, जो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और वो जुनून या पैशन जो कहते हैं, पैशन का हिंदी में जुनून होगा, जुनून, हाँ, जुनून. जुनून या वो शौक दिल से अगर नहीं आता है तो आप अपने आप को कोसने वाले हैं, क्योंकि मुश्किल बहुत है। सिर्फ ऑप्ट करना और प्रोविज़न निकालना ही नहीं, उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस है उसमें भी बहुत मुश्किल है। तो आप जैसे आप कह रहे थे, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं ये काम किसी और को बचाने के लिए या किसी और के लिए कर रहा हूँ। नहीं, कभी ख़यालात उस समय आते नहीं थे। हम बस इसलिए करते थे क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था। एक नशा सा हो जाता है जिसमें आप लगे हुए हैं और आप अच्छा करना चाहते हैं। यू आर जस्ट ए टूल, आप एक गवर्नमेंट का टूल हैं। आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे इस एरिया को साफ़ कर दीजिए, आप उस एरिया में साफ़ करने में लगे हुए हैं, मन बना करके, और आपको साफ़ करने में मज़ा आ रहा है। या सो स्पेशल फोर्सेस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग मार्चेस। आप भारी पिट्ठू उठाते हैं और बड़े लंबे-लंबे मार्चेस में जाते हैं। बिल्कुल आप 7-8 डेज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 7-8 दिन आप बात भी नहीं करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली क्वाइट, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग, यू आर जस्ट टॉकिंग इन विस्पर्स। ये जो श्रिलनेस है आपकी आवाज़ की, ये आवाज़ को बहुत दूर तक लेकर के जाता है, और ये अगर निकल जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन है। तो यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, आप बात नहीं कर रहे हैं। बारिश आती रहती है, बारिश में आप गीले होते रहते हैं, और हर एरिया से जब आप गुजरते हैं, स्पेशली दिन के अंदर अगर आपको गुजरते हैं, सबसे पहला ख्याल है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं से कोई दिख तो नहीं रहा। तो इसलिए आप ज़्यादातर रात में मूवमेंट करते हैं, दिन में आपकी हरकतें कम होती हैं। और जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, हर स्टेप में आपको लगता है कि ये नीचे किसने आईडी तो नहीं लगा के रखी हुई है, इस मोड़ के आगे किसने एम्बुश तो नहीं लगा करके रखा हुआ है। अगर लगा के रखा हुआ है तो हम कैसे बचेंगे। आप उस अलर्ट लेवल पे चल रहे होते हैं कि कुछ पत्ता हिला और आप, कुछ है, फायर करूं रुक जाऊं, फायर करूं रुक जाऊं, कहीं से फायर आया और आप किस हिसाब से, अगर सामने से फायर आता है तो ये दो लोग ऐसे करेंगे, मैं कहाँ से जाऊंगा, मैं कहाँ से जगह बनाऊंगा, कहाँ से मैं फायर डालूंगा, कहाँ से आएगा, ये सारे आपकी चीज़ दिमाग में चल रहा होता है। कभी मिलिटेंट्स आमने सामने बैटल लाइक हुआ है, लाइक फिर एकदम हमने सामने, क्या किया है, बिल्कुल यही किया है हमने, और क्या किया, लाइक एकदम सामने। कैसा, मतलब ग्रीट तो नहीं करते हैं मिलिटेंट्स किया ना आओ उन्होंने बैठो? ग्रीट, AK-47 के फायर से ग्रीट किया। हेलो, हाउ आर यू। हमने भी जवाब दिया उसको, आई एम गुड, थैंक यू। या देयर वाज अ प्लेस, एंड डिस्टिंक्टली रिमेंबर, नॉट इवन 10 मीटर्स भी नहीं होगा, एंड हम चल रहे थे, 9 दिन से हम उस एरिया के अंदर थे, एंड हम भी मिलिटेंट ढूंढ रहे थे, एंड उनको आइडिया नहीं था कि हम वहाँ पे हैं।
एंड कुछ हुआ जिस वजह से ओके क्या हुआ था, हम 6 लोग थे और एक पुलिस का था साथ में, ठीक है? कौन सा जगह क्या वो सब कुछ नहीं बताऊँगा। हम 7 लोग जा रहे हैं, तो 8 दिन से हम उस एरिया में थे और 8 दिन के बाद सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया था। मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ। और तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लास्ट में निकलने से पहले ना, कि इस जनरल एरिया में किसी ने देखा है। एंड हम उस एरिया में गए। अलग-अलग क्लस्टर्स में ऐसे-ऐसे हट्स होते हैं। तो एक क्लस्टर दिखा। अब प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया में आपको दिखा है ये हट्स, तो कैसे करेंगे? तो मैंने 2 आदमी पीछे भेजा, 2 इधर, और हम यहाँ से नहीं होता तीनों तरफ से डायरेक्शन से हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे। कुछ हरकत, कोई हरकत नहीं। काफ़ी देर हमने देखा, मैंने कहा कि अगर मिलिटेंट्स होते तो शायद दिख जाते हमें, तो कोई हरकत नहीं। फिर हम वहाँ से निकले कि ओके लेट्स गो ऑन टू द, मेरा आइडिया था कि वाइड एरिया था वो, कि ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग क्लस्टर्स हैं। एक क्लस्टर देखेंगे, दूसरा क्लस्टर देखेंगे और देखते रहेंगे जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। एंड ये देखा और निकलने लगे। जैसे निकलने लगा, मैं पीछे देखा, वो एक एक जो हमारे पास पुलिस वाला था ना, ही स्टॉप्ड इनटू वन ऑफ द हट्स एंड ही आस्क्ड फॉर वाटर। पानी माँगने लगा। मैं मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि यार 8 दिन से किसी को नहीं पता इस एरिया में हम घूम रहे हैं, और अब ये ऑफ़ कोर्स हम यूनिफ़ॉर्म वगैरह में तो थे नहीं, बट फिर भी यार उनको पता है कि ये मैं ना बाहर से हैं। बाहर से आया है, और ये तो अब बता देंगे मिलिटेंट्स को कि बाहर से फ़ोर्स आई हुई है। तो आई जस्ट समहाउ मैं बिल्कुल बहुत गुस्सा आया मुझे कि यार पूरा ऑपरेशन तुमने ख़त्म कर दिया। जो आप पूछ रहे थे ना कि आपको डर किससे लगता है? इसी से डर लगता है कि ऑपरेशन फ़ेल हो जाएगा। तो ये होने के बाद नॉटविथस्टैंडिंग फिर भी मुझे मन नहीं किया कि चलो हार मानेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि अच्छा ऐसे करते हैं कि ऐसे भी तो नहीं है कि हर हर बंदा मिलिटेंट से ही मिला हुआ है। हो सकता है अगला वाला जो हटमेंट है, जो क्लस्टर है, Yeah. वहाँ जाएँगे और वहाँ बातें करेंगे, क्या पता कोई बता दे। ऑलरेडी हम घूम ही रहे हैं यहाँ पे, तो चलो जाके ऐसे बात करते हैं। सो अगला हट्स पे हम जब जा रहे थे, वी वांटेड टू गो एंड इंटरैक्ट। तो इसी हिसाब से ओपनली हम ओपन में चल के जा रहे थे। एंड वी जस्ट 10 मीटर्स क्लोज, एंड एक हट था पहले वाला। इस पे हमारी पहले नज़र नहीं गई थी, ये थोड़ा छुपाव में से ये सडनली निकला था, और दूर से मेरे को 2 बंदे दिखे दौड़ते हुए। तो मैं बस अलर्ट किया था इसको कि देखना यहाँ पे अगर मिलिटेंट्स होगा तो दौड़ भाग होगी, ठीक है? अपने स्काउट को, मेरे आगे एक चल रहा था, मैं सेकंड पे चल रहा था। एंड इतने में ये बंदा दिखा हमें। ही वाज़ डूइंग समथिंग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द हट, लाइक कपड़े में लपेटा हुआ था उसका वेपन। ही जस्ट पिक्स अप, एंड हम 6 एक लाइन पे पूरा हेवी बर्स्ट ऑफ फायर, और इमीडिएटली वी सेट डाउन। एंड फिर आगे ये कार्रवाई हुई, और वी वर सक्सेसफुल इन दैट। आपके पास एंड उस टाइम गन्स नहीं थी ना, यू सेड? बिल्कुल थे हमारे पास गन्स, हम बिना गन्स के क्यों जाएंगे कहीं? बिकॉज़ यू सेड यू वर एक्टिंग एज़ अ सिविलियन। वी वर एक्टिंग एज सिविलियंस, बट वी वर नॉट, हम यूनिफॉर्म में नहीं थे। ओके। हम यूनिफॉर्म में नहीं थे, सो दैट अगर कोई देख लेता है तो वो हमें शायद कोई मिलिटेंट ही सोच ले। हुँ। दूर से देख करके फौज के तरतीब में नहीं थे हम, ताकि इमीडिएटली रिपोर्टिंग हो जाए कि ये तो आर्मी यहाँ पे घूम रही है। एंड उन्होंने हमें बोला हेलो हाउ आर यू, और हमने उनको जवाब दिया अभी भी सोच के वेरी हँसी आ वेल। रही है, द वे यू टोल्ड मी कि ऐसा मूविंग ऑन टू दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, इसके अलावा भी कई सारे हुए हैं। Please, sir. नहीं इट्स ओके। प्लीज सर बताओ प्लीज। मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है इस टाइम पे सुनने में। प्लीज टेल मी सर। There have been number of occasions when this is what we go and do actually। आप रेड्स करने के लिए जा रहे हैं, तो another one where we were going up ऐसे पहाड़ी के ऊपर, एंड ये भी बड़ा लंबा ऑपरेशन था। पहली बार वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स से ऑपरेशन हो रहे थे। जब मणिपुर की बात है, मणिपुर में कई जगह आपके वो होते हैं, उस समय दे वर लिबरेटेड जोन। वहाँ पे मिलिटेंट्स जो थे अपने वो बनाते थे, मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मेडिकल कैंप गवर्नमेंट Yeah. ऑर्गेनाइज़ करती है। वो मिलिटेंट्स मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करते थे, तो वहाँ पे मिलिटेंट्स आपके वो करते हैं, रिक्रूटमेंट रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करते थे। सो इट वाज़ लाइक दैट। सो 2004 में यूनिट मूव देयर, और फिर धीरे-धीरे करके अलग-अलग पैचेस हमने क्लियर किए। सो ये एक एरिया था जो लास्ट उनके, काफ़ी लास्ट नहीं बोलूँगा मैं,
उनके वेस्ट की तरफ जो सबसे मेजर एरिया, तो दैट वाज बीइंग क्लियर्ड। और वहाँ पे बाकी फोर्स ऊपर से, जैसे कि ऊपर से बाकी फोर्सेस जा रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस पीछे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके हम यहाँ पे, और सो दैट पूरा का पूरा फोर्स बीच में, उनके जो मिलिटेंट्स हैं वो बीच में फंस जाए। अब ये ऐसा हुआ था कि हेलीकॉप्टर से गए थे, और हेलीकॉप्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है एयरफोर्स का कि सीधा जा करके अननोन डिजिट या ड्रॉपिंग जोन या लैंडिंग जोन में सीधा नहीं जाएंगे जब तक वो नीचे से सिक्योर्ड ना हो। ओके। अब सिक्योर्ड कैसे होगा? वो तो मिलिटेंट्स का एरिया है, हमारा तो एरिया नहीं है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम गए बाय फुट, और उसको क्रॉस करने के लिए वी हैड टू क्रॉस अ ह्यूज रिवर, बराक रिवर। आप अगर बराक रिवर को क्रॉस करके वी ड्रॉप समवेयर एल्स, वहाँ से हमने, देयर वाज अ ह्यूज रिज लाइन टू बी क्रॉस्ड। वी कैरिड आवर ओन बोट्स, हम बोट्स लेकर के गए, वी क्रॉस्ड ओवर द एंटायर रिज लाइन, नीचे आए। बराक रिवर को हमने रातों रात क्रॉस किया। वी फाउंड अ सूटेबल जगह जहाँ पे हेलीकॉप्टर आकर के आपके ड्रॉप कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने सिक्योर किया। हेलीकॉप्टर्स केम इन, द एंटायर फोर्स केम इन, ऊपर से ऑपरेशन चल रहे थे। फिर वी वेंट एंड वी टुक ऑन द डिफरेंट कैंप्स, नीचे से जाकर ऊपर से फोर्सेस आ रहे थे। दैट वाज द काइंड ऑफ ऑपरेशन, बड़ा मज़ेदार और रियली एन्जॉयड। सो इसमें हुआ था, इसमें बिकॉज मेरी पार्टी तो वो 4-5 दिन से चल करके आई थी, तो माई एंटायर टीम वाज टोल्ड कि ओके आप आराम करो। एंड भूपी सर हैं हमारे 21 पैरा सिर्फ, भूपी सर की टीम के साथ में मेरे को लगा कि सर वहाँ ऑपरेशन होने वाला है, मेरे को आपने तो धोखा हो गया, मेरे को तो ऑपरेशन में जाना था। ये सिक्योर करके तुम, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर, मैं ऑपरेशन में जाऊँगा सर। तो बोला कि ठीक है तो चले जा भूपी सर के साथ। तो आई वेंट अलॉन्ग विथ दिस टीम, एंड यहाँ से हमारे CEO was जनरल कुलार। ही वाज ऑब्जर्विंग, ही वाज देयर इन द ऑपरेशन हिमसेल्फ। CEOs ऑपरेशन में नहीं जाते हैं, बट जनरल कुलार वाज लाइक दैट, सच अ फैंटास्टिक गाय। वो गए थे ऑपरेशन में, और यहाँ से वो देख रहे थे कि हाँ, यहाँ से देयर वाज अ कैंप हियर, एंड हम नीचे से भूपी सर की पार्टी यहाँ जा रही थी, नेक्टसस पार्टी वाज समवेयर एल्स, एंड पीछे और एक पार्टी थी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज मुथानासस पार्टी। तो तीनों वो कर रहे थे अलग अलग जगह से, वी आर क्लोजिंग इन, ऊपर पहाड़ी था, एंड हम यहाँ से जा रहे हैं, एंड जनरल कुलार्स पार्टी इज ऑब्जर्विंग एंड बता रहे हैं कि हाँ वहीं पे जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वहीं पे ऊपर मिलिटेंट्स है, जाते रहो। और हम जा रहे हैं, वो मिलिटेंट्स ऊपर है, एंड हम चढ़ते गए, and then उनको हम दिख गए, and then they greeted us same as hello how are you type, and trust me the kind of fire I saw RPGs करके यहाँ blast, then they have those lathors, like हमारे पास मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं, ग्रेनेड फायर करता है, फट फटता है, उनके पास वो लठोर होता है लाइक UBGL, यहाँ पत्तों के ऊपर फट रहे हैं, पूरे पत्ते आ रहे हैं, और हम सारे ऐसे ही दबा करके, एंड दैट इज़ नॉट द चैलेंज। चैलेंज है इसके ऊपर आपने जा करके इसको अटैक करना है, और उसको असॉल्ट करना है, और उसको वहाँ से हटाना है। तो वी मूव्ड उसके बाद, एंड वी वर सक्सेसफुल। अच्छा ऑपरेशन था, बट तो Wow. ऐसे इंसिडेंट अगर हम बोलना शुरू कर दें तो दिस बीन क्वाइट अ फ्यू, एंड रियली एंजॉयड। बट उस समय लगी रहती है। हाँ, आई एम श्योर। मुझे जितना विजुअलाइज हो पा रहा था आपकी बातों से, Yeah. आई एम श्योर वो तो 1% भी नहीं होगा। डैम। सर मूविंग ऑन, आपका जो करियर था फ्रॉम बीइंग अ पैरा एसएफ टू NSG ब्लैक कैट, वो कैसे हुआ, एंड व्हाट मेड यू चूज दैट बीइंग अ ब्लैक कैट? No, I did not choose, they chose me. मैंने चूज नहीं किया था, उन्होंने मुझे चूज किया था। आई वाज प्लेन एंड सिंपल लकी मे बी, कि NSG के जो CEOs हैं वो कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं कि स्पेशल फोर्सेस से आए, क्योंकि NSG एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ही है, एक कमांडो यूनिट है। और तो आई वाज सिंपली लकी, आई गॉट, मैं कमांड के लिए जब अप्रूव हुआ, CEO बनने के लिए अप्रूव हो गया, तो मेरे यूनिट में ऑलरेडी मेरे सीनियर कर्नल कार्की वाज कमांडिंग। तो उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं, आप रुक नहीं सकते इतने टाइम, सो दे विल गिव यू समथिंग एल्स। एंड तब वो NSG का पैनल, किस्मत थी कि उस समय वैकेंसीज निकला था, एंड दे चूज मी कि ओके, देयर वर कपल ऑफ अदर SF ऑफिसर्स आल्सो हु वर बीइंग कंसीडर्ड, और फिर फाइनली आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, या जिस भी वजह से
मेरा लॉटरी लग गया था हाँ. एंड सो आई एम रियली फॉर्चुनेट फॉर दैट Were बिकॉज़ you दैट्स अ very डिफरेंट happy when you got to know? या वेरी मच वेरी मच You wanted that transition to happen? या ऑफ कोर्स एनएसजी और स्पेशली जो 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है फॉर एनी स्पेशल फोर्सेस गाय व्हेन इज अप्रूव फॉर कमांड उसके लिए या फॉर दैट मैटर एनीवन आप अपनी यूनिट कमांड करना चाहते हैं मैं 21 पैरा एसएफ का हूँ मैं चाहता था 21 पैरा एसएफ कमांड करूँ बट अगर 21 पैरा एसएफ नहीं मिल रही है सो देर आर जस्ट 2-3 यूनिट्स एक है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे एंड द सेकंड वन इज़ एनएसजी Okay. तो एनएसजी के अंदर भी जो मोस्ट एलीट हैं दैट इज़ 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एंड 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप या 51 एंड 52 इसकी अगर कमांड मिल जाती है तो इट इज़ वर्थ इट इज़ द बेस्ट दैट वन कैन बी Okay. एंड आई वाज लकी कि 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए मैं सिलेक्ट हो गया 52 इज़ द ओनली यूनिट इन द कंट्री मैंडेटेड फॉर अ काउंटर हाईजैक या स्काई मार्शल रोल सो अगर आपको पता है स्काई मार्शल कि आप जब एयरक्राफ्ट में घूमते हैं तो एयरक्राफ्ट के अंदर आपके स्काई मार्शल्स होते हैं Okay. एक वेरी इनकरेक्टली पोर्ट्रेड इन वन ऑफ द मूवीज़ जिसमें स्काई मार्शल की एक आध मूवी है बट बड़े गंदे तरीके से उसको दिखाया गया है आई एम सॉरी आई विल नॉट कमेंट मच बट ऐसा नहीं होता है वेरी प्रोफेशनल एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल रोल्स एंड दैट इज़ हाउ टास्क दैट इज़ बीइंग परफॉर्म उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है एयरक्राफ्ट के अंदर एक हाईजैक को काउंटर करना काउंटर हाईजैक ऑपरेशन या स्काई मार्शल ऑपरेशंस बहुत डेलिकेट ऑपरेशंस होते हैं आप समझे उसके आपको एयरक्राफ्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए आपको ऑल्टीट्यूड्स के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए आपके वेपन्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि आप 2 या 3 आदमी हैं जिन्होंने वो हाईजैक सिचुएशन को एयर के अंदर 30,000 फीट के अंदर अंजाम मतलब उसका कार्रवाई करना है सो यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रेनिंग उसके लिए सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट मैं मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा टास्क मिला सर अगर आज ऐसा कोई केस आता है जिसमें हाईजैक के लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है कमांडिंग ऑफिसर बोला जाता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हो लाइक व्हाट्स योर फर्स्ट मूव देखिए आज के डेट पे अगर होता है तो मैं को तो सिर्फ टीवी देखना है बिकॉज आई एम अ रिटायर्ड मैन आप समझ रहे हैं तो आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दैट हॉट सीट बट या दैट्स ऑन द लाइटर साइड देखिए इसके लिए सेट है मतलब Protocols. या बिल्कुल प्रोटोकॉल सेट है तो मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा बट ये है कि एक पूरा नेशनल इमरजेंसी कंटिजेंसी एक प्रोटोकॉल है जैसे हाईजैक होगा वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे इमीडिएटली आपके मतलब बिल्कुल हाई लेवल पे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी दे विल बी प्रिसाइडिंग ओवर एवरी मूवमेंट दैट हैपन्स एयरक्राफ्ट हाईजैक होते ही 52 एसएजी जीसी गेट्स इन्फॉर्मेशन द एनर्जी द डीजी एनर्जी विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड आप सोच भी नहीं सकते किस टाइम के अंदर आपकी एनर्जी की टीम अपने गैरिसन से निकल जाएगी मैं उसको ज़्यादा इसमें बताना नहीं चाहता बट आप कोई सोच भी नहीं सकता किस समय के अंदर वो निकल जाएंगे देयर इज़ अ सेपरेट रूट हमारे लिए अलग से एनर्जी के लिए अलग से उस रूट से आपके पास हमेशा एयरक्राफ्ट स्टैंड बाई में है वाओ या तो ऑल वी हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम देयर ये इनफैक्ट हर हफ्ते इसकी रिवीजन होती है हर हफ्ते इसके लिए प्रैक्टिस होता है कोल्ड स्टार्ट से लेकर के इमीडिएटली कभी एनर्जी हेडक्वार्टर कभी फोर्स हेडक्वार्टर आपको बोलती है कि ओके कश्यप गो देयर आर That कोड वर्ड्स quick? फॉर इट या देयर आर कोड वर्ड्स फॉर इट एंड व्हाट आई एम सेइंग इज प्रैक्टिस करते रहते हैं हम इसको कौन कहाँ एग्जैक्टली जाएगा आपके फोर्सेस कहाँ से आ रही है कहाँ पे इवन हमारे नहीं अगर किसी और जो मेन मानेसर से भी अगर कोई मोबिलाइज करते हैं तो कौन कौन से टॉल नाका पे जा करके कौन रोकेगा से लेकर के एवरीथिंग इज कम्प्लीटली प्रैक्टिस एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ गो एंड ओपन द एयरक्राफ्ट एंड सिट डाउन क्योंकि एयरक्राफ्ट वहाँ हमेशा हमारे लिए होती है एंड वी आर ऑल सेट टू गो अभी जब एयरक्राफ्ट्स वगैरह हाईजैक होते हैं तो देर आर सम प्रोटोकॉल्स लाइक जो भी एयरफोर्स की वहाँ पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल होती है इट विल गो एंड एक्म्पनीड जहाँ पे Okay. एयरक्राफ्ट जा रही है यस जो आपका हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट है उसके पास में इमीडिएटली द जेट्स विल बी स्क्रैम्बल्ड
आपके, और जो आपके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं वो उसको एकम्पनी किया जाएगा। इनफैक्ट आई डोंट नो ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, बट हो सकता है कि इफ़ इट इज़ एग्जिटिंग इंडियन एयर स्पेस, अगर इंडियन एयर स्पेस को एग्जिट किया जा रहा है तो दोज दैट हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट में हैव टू बी शॉट डाउन। आई डोंट नो ये डिसीजन किस लेवल पे कौन कब लिया लेता है। जाएगा, बट दिस आर ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। देर आर एरिया जहाँ पे वो हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट, हाईजैक होने के बाद में एयरक्राफ्ट उस एरिया में आ नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? देर आर Yeah. कुछ डेलिकेट एरियाज हैं, जैसे कि 9/11 के अटैक्स हुए थे, जा करके देन देयर इज़ नो कंट्रोल, वो सीधा जा करके इट कैन जस्ट बैंग एंड क्रिएट ए वो। तो उस एरिया के अंदर हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट कैन नॉट बी अलाउड। Yeah. एक हाईजैक एयरक्राफ्ट के अंदर इफ़ इट लैंड्स, अब कौन उसको लैंड करने के लिए देगा? दैट्स अ डिफरेंट वो ऑल टुगेदर। एंड आई विल नॉट गो इनटू द स्ट्रेटजी दैट हम फॉलो करते हैं, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप कहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे। जब लैंड करेंगे तो वहाँ पे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। देयर इज़ अ कमिटी दैट इज़ देयर दैट डील्स विथ हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट, कि वहाँ हाईजैकर्स के साथ में कैसे बातचीत होती है, कौन एग्जैक्टली ऑथराइज होगा वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सो एंड एंड ऐसा ही होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर मतलब कहीं भी लैंड करने दिया अलाउड नहीं होता कि आप कहीं भी लैंड कर सकते हो एयरक्राफ्ट को। ऐसा क्यों नो होता है? नो 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 इट्स अ हाईजैक प्लेन ना, तो व्हाई नॉट, मतलब व्हाई नॉट हेल्प जो भी देखिए, सबसे पैसेंजर्स पहले हैं? तो इंडिया के अंदर वी मे स्टिल गिव इट परमिशन डिपेंडिंग ऑन, अगर इंडियन एयरक्राफ्ट हाईजैक्ट है तो। इंटरनेशनल उसमें तो सबसे ज़्यादा इसी का परेशानी होता है कि एयरक्राफ्ट लैंड कहाँ करे। अगर आप फॉलो करें 1999 में जो हमारा IC-814 जिसकी हम बात कर रहे थे, जब इंडिया में इट ट्राइड टू लैंड इन अमृतसर, Yeah. इट इट डिड लैंड इन Yeah, अमृतसर it did. इनफैक्ट, यस। पेट्रोल मना किया गया था। पहले अमृतसर के पास आया था, देन इट वेंट टू लाहौर, वहाँ से Yeah. वापस आया, तब इट लैंडेड इन अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के बाद में व्हेन इट टुक ऑफ, तब इट लैंडेड इन लाहौर। Yeah. या लाहौर ने मना कर दिया था, उन्होंने लाइट शट कर दिया था लाइट्स अपने। ऑफ कर दिए थे, रनवे लाइट सब कुछ ऑफ कर दिया था। द पायलट वाज कैप्टन देवीशरण, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज अबाउट टू लैंड उसके पास में। दैट इज व्हेन दे स्विच्ड ऑन एंड दे गिव परमिशन, बिकॉज इट्स अ ह्यूज थिंग। अब उसके बाद द एंटायर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दे हैड अ दे वर मोस्ट एक्टिवेटेड, वो बिल्कुल दे वर एट द एज ऑफ द सीट्स, वो बिल्कुल हाइपर हो रखे थे, बिकॉज कहीं भी एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान बिल्कुल बंद कर दिया था, और सऊदी अरेबिया वगैरह हर जगह बंद हो गया था। देन वी रीच्ड आउट टू पीपल कि भैया कहीं तो उसको, प्लेन में फ्यूल कम है, उसको कहीं तो लैंड करने के लिए दीजिए, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, हर कंट्री के अपने, इट इज़ टू डू विथ एक्सटर्नल अफेयर्स के अपने वो होते हैं। एक तो ये है कि आपके पास इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपके पूरे इमरजेंसी उसके ऊपर लोड से लेकर के, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। एंड देन दे वुड एक्सपेक्ट कि इंडिया अभी रीच आउट करेगी, वी वांट टू डू ए काउंटर हाईजैक ऑपरेशन उसमें। सो इट, आप समझ रहे हो, उस Yeah. टाइप को वो चीज़ें पेचीदा होती जाती हैं। तो इसीलिए द एंटायर एवरीबडी स्टार्ट्स सेइंग नो। तो इंडिया के अंदर तो यूड स्टिल वांट, अगर इंडिया के अंदर लैंड कर रहे हैं तो कहाँ लैंड करे, मदद किया जाए उनको। So lastly, how's your retirement life going on? इट्स ग्रेट, मज़ा आ रहा है। अभी इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, आई बिलीव। सो वी स्टार्टेड विथ ग्रेवोक, मेरी अपनी कंपनी है, वी स्टार्टेड दैट ग्रेवोक एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल। बट अभी हम दो नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं। एक तो पिछले गुड अबाउट 50 पीपल हैव रीच्ड आउट, और दे वांट अस टू हेल्प देम जवानों के भर्ती के लिए, Okay. बिकॉज़ ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। और जो जहाँ मैं रह ही रहा हूँ उस एरिया के आसपास भी ना, मतलब लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ऑफिसर्स के लिए तो फिर भी बहुत हैं लोग गाइड करने के लिए, उनको बताने के लिए, बट ये जो जवान लेवल पे जो भर्ती होती है अग्निवीर्स की, या लेट्स से CRPF, BSF, इनके लिए उनको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं। राइट So, मेंटरिंग नहीं है। राइट मेंटरिंग नहीं है। सो ये एक मुझे लगता है कि शायद हम इसके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। एक ये है, एक कोचिंग या टीचिंग के लिए जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए मुझे ये दिस इज़ अगेन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे बड़ा वो लगता है कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म। हमने अपना एक कोच लुकअप करके प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ओके। जिसमें अगर आप कुछ भी चीज़ सिखाना चाहते हैं एज अ ये उनको मेक इन इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आप कुछ भी अगर अपना सिखाना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी स्किल है, तो आज के डेट पे आपको बड़ी सारी, आप समझ रहे हैं, मतलब उसको करने के लिए आपको कोई स्टूडियो खोलना, आपको अपना वेबसाइट बनाना, फिर आपको मार्केटिंग करना, आप आपके सारे कोर्स के प्रोग्राम्स अपलोड करने के लिए फिर आप कैसे करोगे, कैसे बताओगे, फिर फ़ोन पे सारे होती हैं। तो ये सारा मदद करने के लिए हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है एंड वी जस्ट लॉन्चिंग इट वेरी शॉर्टली। और इसको हम मिनिमम कमर्शियल्स, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट एट द मोमेंट। हम बस उसको वी हैव लॉन्च इट बाय द नेम ऑफ कोच लुकअप, जिसमें आप कुछ भी आपने अपना कोर्स चलाना है, अपना स्टूडियो चलाना है, किस एरिया पे आप चलाना चाहते हैं, आपके सारे बैक एंड ऑपरेशंस, कैसे आपका प्रोग्राम्स है, कैसे आपके करिकुलम्स हैं, कितने सारे प्रोग्राम हैं, कौन आपके प्रोग्राम को उसका मार्केटिंग से लेकर के कि आप का उसका विजिबिलिटी हो, और साथ में आप उसको कोर्सेज़ के लिए जितने भी लोग वैकेंसीज़ हैं उतने आपको ऑप्ट करें। अगर आपके भर जाते हैं तो उसको कैसे आपके वेट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सारा हमने अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है। एंड ये ट्रांजिशन कैसे हो गया? आई मीन मतलब रिटायरमेंट के बाद ये आइडिया कैसे आ गया आपको एकदम से? ये लोगों की मदद से ही होता है। इनफैक्ट ये जो कोच लुकअप की मैं बात कर रहा हूँ आपको, कोच लुकअप एक मेरे दोस्त नवीन दैया हैं, ही स्टार्टेड दिस एंड ये हमारे सद्गुरु के लिए उन्होंने बनाया था एंड इट वर्कड आउट वेरी नाइस। ओह, नाइस। एंड उन्होंने कहा कि सर आपके साथ मिल करके लेट्स ऑफर इट टू आवर टीचर्स, जो भी ये मेक इन इंडिया वो हैं, हम जो भी हमारे टीचर्स हैं, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ ए गिफ्ट टू देम कि उनके मदद के लिए डेफिनेटली। होना चाहिए। एंड एंड इवन दूसरा वाला जो मैं आपको ट्रेनिंग के लिए बता रहा था, ये लोगों ने इतने सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस और मैसेजेस से ही लोगों ने दे हैव टोल्ड अस कि सर ये हमारी कोई मदद करो। एंड देन वी रियलाइज कि हाँ, देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल हु रियली वांट, हु रियली नीड। इनफैक्ट इसके लिए तो मैं जब गाँव में घूमा हूँ जगह ढूँढ करके, तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलता है, दे एल्डर्स, गाँव के बुजुर्ग हैं जो आकर के सब कुछ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे यूथ को आप लोग बचा लीजिए, क्योंकि वो फिर इधर-उधर करके वो या गलत उसमें घुस जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप लोग उनको रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए और मदद कीजिए, तो पूरे सोसाइटी का भला होने वाला है। सो दैट्स अ वेरी नोबल थिंग एक्चुअली, जो आप जिस प्रोफेशन में अब आप ट्रांजिशन कर रहे हो। प्लस मुझे ना थोड़ा सा जानना था कि आपकी जो मिलिट्री लाइफ थी उसने आपको एज अ पर्सन कैसे शेप किया, जो आज आप रिटायरमेंट के बाद वो लर्निंग्स को यूज़ कर पा रहे हो? आई थिंक व्हाटएवर जो भी आज मैं हूँ या मैं सोच सकता हूँ, सब कुछ फ़ौज के बारे लिए ही के देन है। फ़ौज का, मेरी यूनिट का 21 पैरा एसएफ, जहाँ पे जा कर के व्हाटएवर आई कैन डू, आई कैन थिंक ऑफ, मतलब सब कुछ आई ओwe इट टू देम, मतलब उनके लिए ही है। जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है कि हुआ है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ख़ास तरह से क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट किया, स्पेशल फोर्सेस में आया, वहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं, गॉड हैज़ बीन काइंड। तो आपको लगता है आज के डेट पे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। या सो एंड आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बट मुझे पता है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं होगा। आपको कुछ भी वर्थ इट, मतलब कुछ भी उस लेवल का अगर अचीव करना है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है। बिना हार्ड वर्क का सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं स्पेशल फोर्सेस में अच्छा था, मैं बाहर आकर के भी अच्छा हो सकता हूँ, इट मे नॉट हैपन, शायद ऐसा नहीं होगा। तो जो भी मैं आज भी चाहूँगा, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड कि मेहनत करना पड़ेगा। और आई थिंक फॉर टुडे इस पॉडकास्ट को यहाँ हम लोग
थोड़ा सा स्टॉप करते हैं Yep. एंड नेक्स्ट टाइम मे बी नेक्स्ट एपिसोड में जब भी हमें आप मौका दें विल डिस्कस इट फर्दर Anytime. एंड थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन Appraisers पॉडकास्ट It's been a pleasure indeed, Vandit, and wish you all a lot of good luck. I'm Thank sure you, you're going to sir. do well. Thank you so much, sir.